सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तद्दिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और नून लीग की बीट को कवर करते हैं। आज की हम 3 स्टोरीज जो हैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक तो US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी जो हैं वो कल आ रही हैं। आखिर उनके इस विजिट का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत से इशूज़ के ऊपर इमरान खान साहब तो कह चुके हैं एब्सोल्यूट नॉट। इस सवाल से बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग के जो बहुत अहम रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं, इवन अपनी पार्टी के अंदर वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के हवाले से कि आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा पार्टी में, उस हवाले से भी चीज़ें क्लियर नहीं है। जब उनसे पूछा गया मरीम नवाज़ के हवाले से सवाल तो उन्होंने कहा 100% वो वज़ीर आज़म बन सकती हैं, लेकिन और भी बहुत सी ऑप्शन है। सर सीक्वेंस बता दें कि किस सीक्वेंस से चलना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। फिर नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फ़ारूक नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तासुर आ रहा था, वो ऐसा तासुर आ रहा था कि अब नैब चेयरमैन के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो पहले उनके पास हुआ करते थे। इवन जो बहुत से इख्तियारात हैं, समझ में जो चीज़ें आ रही थी वो इस तरीके से आ रही थी कि प्रोसिक्यूटर जनरल को दे दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों पे आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगी समी साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताएं कि US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वेंडी विजिट कर रही हैं, आप उसका क्या मकसद देख रहे हैं? आप अमेरिका में हैं, यकीनी सी बात है बहुत सी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपको पता होगी। देखिए अलीना, ये जो इसको बहुत ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी मीडिया देने की कोशिश कर रहा है, वेंडी शर्मन जो हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ये पहले इंडिया में रहेंगी, रुकेंगी, फिर उसके बाद इधर आएंगी और बेसिकली बुनियादी मकसद इनका यही है पाकिस्तान को ये कहना कि आप अभी तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज मत करें। अमेरिका जो है वो तालिबान पर प्रेशर डाल रहा है और उसी लिए ये यहाँ पर इनको भेजा जा रहा है। और ये डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये पहला ये इस तरह का एक हाई लेवल जो दौरा है जिसमें वो पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए जो एक पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से रही माजी में गुलामाना हमारी ज़हनियत रही और हम हमेशा अमेरिका या दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी बन के यहाँ पर एक्ट करते रहे, अपनी कौम को झूठ बोलते रहे, हम धोखा देते रहे कि जी हम बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के मामला पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जंगें लड़ते रहे, लेकिन हमें किसी ने इज्जत नहीं दी। यहाँ तक सूरत हाल रही कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शाहिद खान अब्बासी साहब जब गए तो उनको प्राइवेट उनका ट्रिप था, लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उनके साथ जो कुछ किया गया, फिर उसके बाद अभी ये शहरयार अफरीदी हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वफाकी वजीर हैं, ये अमेरिका गए, इनके साथ जो एयरपोर्ट पे किया, यानी उनका कानून था जी कि आपने आपकी होनी है, फिंगरप्रिंट्स होने हैं, उन्होंने केयर नहीं की और अपना जो भी कानून है उसके मुताबिक काम किया। इससे पहले हमारे एक और रई साहब थे जनरल, वो बड़े एक गैरतमंद आदमी थे, उन्होंने जो कुछ वहां पर एयरपोर्ट पे हुआ तो ही रिफ्यूज टू गो टू अमेरिका एंड ही केम बैक। उन्होंने कहा मैं आता ही नहीं हूँ, ये सिक्योरिटी के नाम पर जो हमें आप जिले पामिर जो सलूक करते हैं, वी डोंट वांट टू कम। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आ रही हैं वेंडी शर्मन, एक बड़ा एक शर्मनाक सिविल एविएशन अथॉरिटी को लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जो लोग आ रहे हैं इनका रैपिड कोविड टेस्ट भी ना करें, इनका फॉरेन लगेज आप जो है वो स्विफ्टली वो कर दें और इनकी कोई फोटोग्राफ्स ना हो, इनकी कोई बॉडी सर्च ना हो। जो कानून पाकिस्तान का है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान एंटर होता है एयरपोर्ट पर उसकी बॉडी सर्च होती है, उसकी वो जो भी कानूनी कार्रवाई है, रैपिड कोविड टेस्ट भी है और पूरा वो एक सिलसिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं उनके साथ एयरपोर्ट्स पर जो सलूक होता है, हमारे वज़ीर आज़म के साथ, हमारे डेलीगेट्स के साथ जिस तरीके से सलूक, तो कोई एंथनी ब्लिंकन की तरफ से लेटर नहीं आता कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे हैं, उनका डेलीगेशन आ रहा है तो उनको बड़ी खुसूसी आप रियायत दे दें। वहां पे तो वो पतलूने तुड़वा देते हैं। अब शहरयार अफरीदी की पहले वो वजीर थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जो भी अमेरिका आएगा उसका हमने भी लेना है, उसकी फोटोग्राफ्स भी होनी है, चाहे 4 घंटे लगे 5 घंटे लगे। तो अगर जब तक हम इस गुलामाना जो हमारी जो जहनियत है उससे हम ना निकलें,
अब वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बहादुरी से ये बात कही कि एब्सोल्युटली नॉट, वो पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको इज्जत दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो लोग बॉडी सर्च की कह रहे हैं कि ना करो, कोविड टेस्ट ना करो, तो क्या डिप्लोमेसी, क्या बात करेंगे वो? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हमें एक फर्क नजर आता है कि वज़ीर आज़म साहब की अप्रोच है और फिर उनके साथ जो लोग हैं जिस तरीके से वो चीजों को लेके चल रहे हैं, इंतहाई शर्मनाक है ये सारा के सारा। ये एक गुलामाना जहनीत से हम नहीं निकले। मैं ये कोई एरोगेंस की बात नहीं कर रहा, कोई तकब्बुर या गरूर की बात नहीं कर रहा। कानून सबके लिए बराबर है। तो आप अगर कोई अमेरिकन आता है तो उसको कानून से एग्जाम्प्ट क्यों करते हैं? आप जब जाते हैं तो वो तो आपको एग्जाम्प्ट नहीं करते। वो तो बार बार आपने 80,000 जानों का नजराना दिया, $150 अरब का इकोनॉमी को नुकसान किया। जो पाकिस्तान की जंग नहीं थी उसमें पूरा मुल्क हमने, लेकिन वो हमें उधर जाते हैं तो पतलूने उतराते हैं। आज भी वो हेयरिंग शुरू हो रही है यहाँ पर, वो जो 22 सेनेटर्स ने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी क्या रोल है, यानी वो सैंक्शन लगाने के लिए तुले हुए हैं और हम कह रहे हैं कि बॉडी सर्च ना करें, फोटोग्राफ्स ना लें, लगेज जल्दी ले जाएं, कोविड टेस्ट ना करें, एक बिल्कुल गुलाम कौम की तरह। कम से कम कहीं पे तो कोई उनको भी मैसेज जाए कि वट एवर यू आर डूइंग इट्स बीइंग नोटिस्ड एंड यू आर बेसिकली बीइंग रेसिप्रोकेटेड। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक शर्मनाक है जो इन्होंने लेटर लिख के उस डेलीगेशन को रियायत देने का फैसला किया। जी हारिस साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपने समी साहब को तो सुन लिया है और यही कहा जा रहा है, जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं वो यही आ रही है कि यूनिलैटरल जो है वो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान पर। और जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में बताया, शहरयार आफरीदी के बारे में बताया, तो हम लोग उनके साथ इस तरीके से जो डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, जब अमेरिकन की बारी आती है तो हम उसको डिसिप्लिन को फॉलो क्यों नहीं करते? और ये दौरा है, इसका मकसद आप क्या देखते हैं? देखें, एज फार एज विजिट उनकी आ रही है, आई थिंक since she is coming as a under ऑफिशियल विजिट पर आ रही हैं, थोड़ी सी लीनियंस होगी। लेकिन फिर भी जो टेस्ट होना चाहिए वो चाहे उसको टाइम पीरियड कम कर दें, प्रायोरिटी उनको दे दें, दैट आई एग्री। बट आप बिल्कुल ऑल टुगेदर ख़त्म करना इज़ नॉट वारंटेड, ना होना चाहिए। लाइकवाइज अगर उनका मेटल डिटेक्टर से चेक कर लें, जो तरीका होता है आई थिंक माइल्ड तरीके से, क्योंकि शी इज़ कमिंग ऑन ऑफिशियल विजिट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। सेकंड ये कि उनका विजिट का पर्पज़ आई थिंक इज़ वेरी क्लियर। 2-3 अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगी। सबसे पहले जैसे समी साहब ने कहा कि वो बात करेंगे कि प्लीज़ डोंट रिकग्नाइज अफगान तालिबान टिल द टाइम दे मेक एक्सक्लूसिव पोलिटिकल एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बना लेते हैं। साथ ही साथ वो, और क्योंकि इंडिया से होके आ रही हैं, इंडिया ने भी बहुत बातें बताई होंगी, उसको भी वो डिस्कस करेंगी। और साथ ये भी ज़रूर बताएंगी कि 22 सेनेटर्स ने क्यों किया है, इस पे क्या लाइकली एक्शन हो सकता है, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, के पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ आई एम श्योर कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ज़ाहिर इनपुट ली होगी, फ़ौज से भी ली होगी, फॉरेन ऑफिस से ली होगी, और जितने तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंसी थे उनसे ली होगी कि पाकिस्तान का इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमारा रिस्पॉन्स विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान सिचुएशन, कि अगर अफगानिस्तान को मैसेज छोड़ देते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी स्टार्ट हो जाती, जो कि उनकी बहुत कोशिश है, इससे पाकिस्तान को इफेक्ट क्या होगा। अगर पीसफुल अफगानिस्तान होगा तो पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा ये। और फिर उसके बाद कि एक और पाकिस्तान को ज़रूर बात करनी चाहिए कि यू कांट कोर्स, पाकिस्तान को ये कोर्स कर रहे हैं कि, और मजबूर कर रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि आप तालिबान से अमेरिकन के टर्म पे बात करें, ताकि वो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात करें। उनके मर्दी के कुछ जो हैं ये नॉर्दर्न अलायंस के, उनको ले लें, जिनको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं उनको लिया जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं अपना फुट रोल वहाँ पर रख सकें। यहाँ पर पाकिस्तान को बताना चाहिए कि सबसे पहले ये अमेरिकन की वजह से अफगानिस्तान तबाह हुआ, और अब अमेरिकन की और नेटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इकोनॉमिकली स्टेबल करें। अगर आप उनको इकोनॉमिक एड देंगे, आप उनके $9 बिलियन करें छोड़ देंगे, तो उनकी गवर्नेंस बेहतर होगी, वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का कंट्रोल होगा, तो वो उसके बाद वहाँ पर अलकायदा के खिलाफ भी ऑपरेशन कर सकेंगे, वहाँ पर वो ISIS के खिलाफ भी ऑपरेशन कर सकेंगे, वहाँ पर TTP को भी वार्न कर सकेंगे कि आप हमारी सरजमीन निकालें और यहाँ से जाएं,
और बोरे बिस्तर उठाएं जाके पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज पर उनका बुरा वो हाल करेगी, वो सबको मालूम है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को बतानी चाहिए। साथ ये भी बेशक कहना चाहिए कि देखें, आप 6 से 8 महीने के लिए अफगान तालिबान को सपोर्ट करें, उनको आप इकोनॉमिक एड दें ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद इसमें कंडीशन लगा दें कि 6-8 महीने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस दौरान में आप एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना लें जिसमें बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन हो और ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज विल विथड्रॉ, सो दैट उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ब्रीदिंग फील मिल जाए, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें। अच्छा हारिस साहब, बेसिकली एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगी। देखिए, पाकिस्तान की को करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी तक अगर आप ग्राउंड्स पे देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती। आप जो पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है, जिस सिमत में हम जा रहे हैं, आपको लगता है अफगानिस्तान के हवाले से बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अभी देखें, अब तो उन्होंने यूनिलैटरल जो है वो सैंक्शंस की भी बात करना शुरू कर दी, यानी कि मजीद प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। तो डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपको लगता है हम ठीक हैं, या हमें तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसे रिकग्नाइज करने में जल्दी करनी चाहिए, या हमने अभी तक ताखीर की है? देखें, यही अमेरिकन की चाल है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी उनको रिकग्नाइज ना करे। पाकिस्तान जो वहाँ पर चाह रहा है करना, जो उनको वहाँ पर हेल्प करना चाह रहा है, वो भी ना करे। और यही वजह आपके ऊपर 22 सेनेटर्स का जो एक बिल आया है, वो आपके पास डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। आई थिंक ये चीज़ें हम गुजर चुके हैं। इट इज एनफ। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट। और ये मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े क्लियर टर्म में कह दिया, और यही उनको नाराजगी भी है कि हमने उनको अपने अड्डे नहीं दिए, हमने उनको एयर स्पेस नहीं दी, हमने उनको ग्राउंड स्पेस नहीं दी, हमने उनको ड्रोन्स अटैक करने नहीं दिए, यहाँ से फ्लाई करने नहीं दी। यही ड्रोन्स जो यहाँ से उड़ा के हमारे लोगों को फायर मारते रहे। So they understand now, the message is very clear. We have told them, if you want any action, anything, information sharing, we are there. कोई आपको हेल्प चाहिए, we will provide it, but we will not take any action against Taliban because we don't want कि तालिबान को एंटेगनाइज करें और वो हमारे खिलाफ हो जाएं। हमें हर हालत में ये बताना है अमेरिकन को और डिप्टी अंडर सेक्रेटरी स्टेट को कि हमें अफगानिस्तान में पीस चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांटेड। हमें अफगानिस्तान पीस होगा तो हमारा सीपैक और गवादर पोर्ट भी ऑपरेशनलाइज हो जाए। अच्छा समीर साहब, पिछले दिनों देख रही थी कि बहुत सी खबरें आ रही हैं सीपैक के हवाले से भी। इवन जो मौजूदा एक चेंजिंग हुई है, एक तब्दीली हुई है, उन्होंने भी एक कमेटी में बैठ के काफ़ी कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों से कोई इस पर काम नहीं हुआ। और ऊपर से आप ये देख लें, आपने हारिस नवाज साहब को सुना है कि हमें बेसिकली एक्शंस लेने चाहिए, लेकिन बड़ा सोच समझ के लेने चाहिए। फिर FATF का भी मसला है। फिर ये भी सुना जा रहा है कि IMF के साथ तो हम हैं ही, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम है वो मजीद उस हवाले से कुछ हमें रकम आ सकती है। तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें इन सारे इशूज़ के ऊपर। देखिए, बात हारिस साहब ने बड़ी ये बात जबरदस्त की है कि हमें बड़ी समझदारी से काम करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। माजी में हम कंप्रोमाइज करते रहे, जिसके नतीजे में हमने बहुत भुगता। अभी एक अच्छी बात हुई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और इस वक्त जो हमारी अस्करी क़यादत है, उन्होंने एक सेम पेज पे आने के बाद पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम एक अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। जब हम ये कहते हैं कि जो अफगान पीस प्रोसेस है वो अफगानिस्तान से होगा, वहां पर हुकूमत अफगानिस्तान के मर्जी के लोगों की बनेगी, तो फिर अमेरिका की तरफ से ये जवाब या दुनिया की तरफ से ये कहना कि जी वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, हम ये समझते हैं कि आपके तमाम जो तबकात हैं उनकी गवर्नमेंट हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमली तौर पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरे पर कब्जा किया है, और उन्होंने बंदूक के जोर पर कब्जा किया है। 20 साल जंग के बाद कब्जा किया है। वो सारे लोग जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ते रहे तालिबान के साथ, अब अमेरिका ये चाहता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट के नाम पर के वो सेटअप तो दूसरे लोगों को, और इसी तरह की आवाजें पाकिस्तान से भी उठ रही हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये कहते हैं कि इंक्लूसिव। भाई, जब आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो अफगान लोगों का हक है, तो एक अबूरी सेटअप बना आगे जिस तरह का सिस्टम चाहे वो सिस्टम बना सकते हैं। तो बाहर से ये कहना कि आप उस बंदे को शामिल करें, उस बंदे को शामिल ना करें, यही करने के लिए तो वो 20 साल अफगानिस्तान में बंदूक चलाते रहे और तालिबान ने उनकी बात नहीं मानी। अब जब बाहर से वो शिकस्त खा के बाहर निकले हैं, उनका बैंड बच गया है, तो उसके बाद अब वो उन तमाम लोगों को हुकूमत में शामिल कर लें और ना अपना सिस्टम उनका बनने दें।
ये एक ऐसी डिमांड है जो तालिबान उसको नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी देखे ना, इन्होंने सारी फंडिंग बंद की है, वहां पर ब्लैकआउट शुरू हो गए हैं, इसलिए कि तालिबान के पास जो पावर जनरेटर, वहां पर जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, उनको वो पेमेंट्स कर सकें। तो इस सारी जो भी ये इस वक्त जो कुछ भी दबाव डाला जा रहा है, उससे मुतासर अफगान अवाम हो रहे हैं। तो ये कैसी दोस्ती है अफगान अवाम के साथ कि आप ना खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, ना किसी को रिकॉग्नाइज करने देते हैं। पाकिस्तान को दे शुड एक्ट वेरी बोल्डली, दिस इज हाई टाइम कि इसमें वो इन्होंने सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगानी है, पाबंदियां लगानी है। ये सिर्फ अमेरिका सिर्फ ताकत की जबान समझता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दिया है, ये किसी बंदे से नहीं मिलते। ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी में 3 दफा मिला नॉर्थ कोरिया, छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान से बदतरीन सूरत हाल में है, लेकिन वो अपनी तरजीहात के मुताबिक काम करते हैं, अपनी तरजीहात के साथ फैसला करते हैं। उनके साथ भी चाइना है, बट दे आर गेटिंग रेडी, इसलिए कि वो अमेरिका को उसी जबान में बात करते हैं जो अमेरिका समझता है। अमेरिका ये जो अपोलोजेटिक एटीट्यूड है ना, जो मैंने आपसे बात कही, आप देखें ये डिप्लोमेटिक स्नब है। जो बाइडेन ने कॉल नहीं की वज़ीर आज़म को, क्यों नहीं कॉल की? इसलिए कॉल नहीं की कि वो एक डिप्लोमेटिक स्नब था। एनवायरमेंट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्यों नहीं बुलाया पाकिस्तान को? बिकॉज दैट वाज ए डिप्लोमेटिक स्नब, दे आर डूइंग एवरीथिंग। लेकिन हम इंतहाई अपोलोजेटिक और बड़े हम जनाब बड़े अच्छे गुड बॉयज यू नो बर्गर टाइप बच्चे, हम ये भी करते हैं कि हम उनको किसी तरह की भी रियायत दें। दे आर कमिंग फॉर देयर इंटरेस्ट, और जो लैंड ऑफ लव जो लैंड है उसको वो फॉलो करके आए, क्योंकि दिस इज व्हाट दे वांट अस टू डू दैट। जब अगर उन्होंने हमारे साथ वो अच्छा सलूक करें, हमारे उनका रवैया हमारे साथ बेहतर हो, तो हमें भी उनके साथ बेहतर करना चाहिए। जब तक आप इन्हें सब नहीं करेंगे और जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो उस वक्त तक अमेरिका के रवैयों में तब्दीली नहीं होगी। वो अपने मफाद के पीछे जाते हैं, हमारी चापलूसी और हमारी कमजोरी और हमारी मुस्कुराहटों के पीछे नहीं जाते। सो वी शुड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव एंड वी शुड नॉट डू दीज ये जो कॉस्मेटिक्स चीजें हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस। सिद्दीक साहिब साहब, आप क्या कहेंगे? हमें डिप्लोमेटिक जो स्नब की बात की है समी साहब ने, अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से बोल्ड स्टांस लेना चाहिए और हमें कहना चाहिए, क्योंकि जो समी साहब बता रहे हैं, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह की उनके पास खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही है कि सैंक्शंस तो लगेंगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हो। मैं समी साहब के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अमेरिका के साथ हमें बिल्कुल बराबरी के साथ खुलकर जामे अंदाज में दो टोक बात करनी चाहिए। हमें उनसे क्या डरने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के फजल करम से हम एटमी ताकत है। ये तो कोई आप बात नहीं है कि ये जनाब ये जो एक लेटर अभी आप दिखा रही थी, ये देखिए ना कितनी कि हर चीज़ के ऊपर वो एग्जम्पशन मांग रहे हैं। हमारे तो वो वज़ीर आज़म को भी कहते हैं कि जनाब इस सर्च से गुजरें, इस तलाशी से गुजरें, और इनके लिए हर किस्म की छूट मांगी जा रही है। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल, और जब तक इनसे बराबरी से बात नहीं होगी, ये अमेरिका का जिसको दबा लेता है, वो दब जाए उसके ऊपर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, और जब वो उनके साथ आप बराबरी पे बात करें तो फिर उनको समझ आ जाती है। वो देखे ना नॉर्थ कोरिया वाला, शुमाली कोरिया वाला, तजर्बात पे तजर्बात वो किए जा रहे हैं। दूसरी एक मैं बात करूँगा अफ़गानिस्तान के हवाले से जो आपने बात की, कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसके एलामिये में एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, उस पर पूरी दुनिया को गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें ये बात कही गई कि वहाँ पर इंसानी और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से कहा गया है कि वो वहाँ पर पायदार अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे और आगे आए। ये आना पड़ेगा, ये ऐसी बात नहीं है। अगर हम उनको तनहा छोड़ेंगे तो फिर तो वहाँ पे और इन जो अलमिये हैं वो जन्म लेंगे, और ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसी तरह की कठपुतली हुकूमत हो जिस तरह की जो अशरफ गनी की हुकूमत थी। इस तरह की चीज़ तो नहीं वहाँ पे हो सकती। जो वहाँ पे अफ़गान अवाम है वो फैसला करें और सबके साथ मिलकर वहाँ पे बैठ कर जितनी भी बातचीत करनी, ये तो नहीं कि जो अमेरिका को पसंद है उसकी हुकूमत। यही सवाल मैं करूँगी हारिस साहब से। हारिस साहब, आपने सुना है समी साहब को? मैं हारिस साहब से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या ये, क्योंकि भारत साहब का माशाल्लाह तजुर्बा भी बहुत है, वो वैसे तो फौजी हैं लेकिन ही इज ए ग्रेट स्टेटमैन ऑल्सो, स्टेट्समैन जबरदस्त हैं वो। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अब जब अमेरिकन से राब्ता हो रहा है और वो आके यहाँ पे वुमेन राइट्स की बात करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और कहते हैं जी आप तालिबान को रिकग्नाइज ना करें इसलिए कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो एक बड़ा मुल्क बरतानिया मिल रहा है कश्मीर के अंदर, और वहां पर जो जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह जियोग्राफी
अब उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है खित्ते की, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को पामाल किया जा रहा है, और अमेरिका कहता है कि क्वाड जो फ्यूचर है दुनिया का, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और अमेरिका ये दुनिया का फ्यूचर तय करेंगे। तो ह्यूमन राइट्स के मसले पर ये उनको बताने की हिम्मत के साथ जरूरत नहीं है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि वहां पर जो जुल्म हो रहा है, अभी जो सैयद अली गिलानी की मैयत के साथ जो कुछ किया उन्होंने, तो ये अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो पैमाना वहां पर भी ये लगा लें। क्या इस तरह की कोई, हमने हिंदुस्तान के गाजी हैं, सिर्फ हम इंटरव्यूज में बातें करने के कायल हैं और अमली तौर पर माजी में भी लेट से रहे और अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल उनके आगे लंबे लेट हो जाएंगे। समीर साहब, ये बिल्कुल बात ठीक है। मैं हमेशा से बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जो इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनते हैं, इनको औरतों, बच्चों, बूढ़ों को पैलेट गन से ब्लाइंड करता नज़र नहीं आता। इनको जो माइनॉरिटी के खिलाफ लिंचिंग करते हैं मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में, वो इनको नज़र नहीं आता। पैलेस्टाइन में जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, वो इनको नज़र नहीं आता। फ्रांस में जब उनके बुरका पोश और ख़वातीन मुसलमानों के बुरके खींच लेते हैं, वो इनको नज़र नहीं आता। ये और फिर उसके बजाय बिल्कुल ये बात थी कि 92 ईयर्स के अली गिलानी की मैयत के साथ जो उन्होंने किया। सो ये सिर्फ रिटोरिक्स हैं, ये सिर्फ अफगानिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए। ये इन्होंने खुद अफगान तालिबान को हैंड ओवर किया, इनके माहदे में था। अफगान नेशनल आर्मी खुद विदड्रॉ हुई है, कोई फाइट नहीं हुई है। नंबर 2, इनको पता था अफगान तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं। इन्होंने जो अपने फेलियर्स हैं ना, ये हमेशा अपने फेलियर दूसरों पर डालते हैं। पाकिस्तान को ये स्केपगोट बना रहे हैं। अदरवाइज जिस भोंडे तरीके से इन्होंने विदड्रॉ किया है, मेरे ख्याल में बर्मा या नेपाल की आदमी भी ऐसे विदड्रॉ नहीं करेंगे। जब आप विदड्रॉ करते हैं तो पहले आप अपने सिविलियंस को इवैक्यूएट करते हैं, फिर आप अपने सफारतकारों को सबको, और जो अफगान नेशनल लॉजिस्टिक सपोर्टर्स थे उनको विदड्रॉ करते, और लास्ट में फौज को विदड्रॉ करते। इन्होंने एक तो ये उलट किया। उसके बाद एक हैरानी की बात है, दोबारा 6000 ट्रूप्स लेकर आए अफगानिस्तान में और लोगों को निकालने के लिए। ये इनको वहाँ जूते जो पड़ रहे हैं, ये उसकी वजह से ये पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। दिस इज़ ओनली देयर फेस सेविंग, पब्लिक को बताने के लिए कि पाकिस्तान की वजह से ये हुआ है। पाकिस्तान ने तालिबान की सपोर्ट की है, हमने सपोर्ट की है। आपको $2.26 ट्रिलियन से आपने जो कुछ वहाँ किया, अफगान तालिबान ने स्मॉल आर्म से आपको मार मार के भगा दिया, क्रशिंग डिफीट दी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान को अबंडन छोड़ देगा? क्या वहाँ पर वो रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को, ईरान को वहाँ पर आने देगा आराम से, ताकि वो उसका पता हमेशा के लिए कट जाए, ये एरिया में इतनी CPEC बन जाए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव बन जाए, इकोनॉमिक तरक्की हो जाए, पाकिस्तान भी ज़बरदस्त इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से बन जाए? क्या वुड दे अलाउ इट? दे हैव लेफ्ट द लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। जो इंटरनेशनल एमनेस्टी ने कहा कि 13 लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं, अफगान तालिबान ने मारे, दे आर द स्पॉयलर जो कर रहे हैं। अभी भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। दे विल नेवर लीव इट, दे विल नेवर अबंडन पाकिस्तान। रिमेंबर नाउ, the way we are located on a strategic location, we are a sovereign country, we are an Islamic country। हमारे खिलाफ सिर्फ एक किया जा रहा है, किसी तरीके से पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, ताकि हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में ना कर सकें। दैट इज़ द नैरेटिव जिसमें हमारी ऑपोजिशन, हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो समझ नहीं रहे हैं इंडियन नैरेटिव, फ़ौज अवाम को दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के छोटे हिस्से करो, ये नैरेटिव है जिसको हम सब कर रहे हैं। यू सी, वी एज ए नेशन हैव टू स्टैंड टुगेदर। हमें एज ए नेशन इसको डिफीट करना चाहिए। इसके लिए हमारी हुकूमत और उसके बाद अवाम कैसे मिलके करते हैं, क्योंकि लड़ाई हमेशा यू फाइट एज ए नेशन, आप ये अकेले नहीं फौज लड़ती है। ये बड़े डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन अगर 98 की भी हमें सैंक्शन लगी थी, उससे पहले भी लग चुकी हैं। वी आर गोइंग टू सर्वाइव इट। और हमें याद रखें, नोबडी कैन इग्नोर, nobody can ignore। we are on a very strategic location के ऊपर है। और ये समझ लें कि अफगानिस्तान में ये अगर ऐसे चाहते तो वहाँ पर इस तरह छोड़ के ना ताकि वो लड़ाई झगड़ा, अफगान नेशनल आर्मी तालिबान की लड़ाई हो और वहाँ पर खून खरीदी हो, ये वो नहीं हुआ, इसलिए उनको पाबंदी। ठीक हो गया हारिस साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंप्लीट करें। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं चलूँगी हारिस साहब की तरफ। हारिस साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिएगा और अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि पाकिस्तान पे इससे पहले भी सैंक्शंस लग चुकी हैं, तो इस हालात में तो फिर हमें बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए, जिसकी तरफ समी साहब इशारा कर रहे हैं। और जो आपने बात की थी सोचने समझने वाली, उससे थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें बिल्कुल बात यह है कि पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लिया हुआ है। दैट इज द इशू कि पाकिस्तान में प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तान को कोर्स कर रहे हैं और अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, एंड पाकिस्तान टेकिंग स्टैंड। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट टाइम मुझे बड़ी खुशी है कि हमने ऐसे एक्शन लेने शुरू किए हैं। बात सिंपल सी है कि दे डोंट वांट टू सी अस डूइंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। बट समी साहब ने सॉरी टू कट यू हियर, समी साहब ने एक और भी बात की है इंक्लूसिव गवर्नमेंट वाली। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो तो वेस्ट का एजेंडा है। जब हम वेस्ट के एजेंडे को इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान पे, तो हम सर कहाँ पे बोल्ड स्टेप ले रहे हैं? देखें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा होगा, हमारा इंटरेक्शन से ज़रूर होना भी चाहिए। हम उनको ये नहीं, हम यही कह रहे हैं कि आपने जिसको मर्जी बनाना बनाएं, लेकिन कुछ लेजिटिमेसी के लिए प्रॉब्लम ये ख़त्म कर लें। उसमें देखें वेस्ट ये अमेरिकन समझ नहीं रहे हैं। बात यह है कि वहाँ पर 40 साल से आपके तालिबान ने लड़ाई की है, खूनरेजी की है, बहुत नुकसान होता है। अब जब हुकूमत साजी की बात आती है तो हम सब दुनिया उनको कह रही है कि इसमें नॉर्दर्न अलायंस को भी लेकर आओ। वो नॉर्दर्न अलायंस जो हुकूमत करती रही है, अफगान तालिबान को मारती रही है, कितना नुकसान उनका मचाया। उनके जो जंगजू हैं, जो फाइटर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अफगान गवर्नमेंट को यही प्रॉब्लम हो रही है उनको कन्विंस करने के लिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अमेरिकन का, नेटो का, दुनिया का ये काम है, पहले उनको आराम से मौका दें, उनको स्टेबल करें। लेट द गवर्नमेंट कन्विंस टू द देयर जो उनके जितनी लड़ाका उनकी जंगजू लोग थे कि जी नाउ वी हैव टू लिव इन द कॉम्युनिटी ऑफ नेशंस। हमें थोड़ी सी लेजिस्लेशन चाहिए। वो लेजिस्लेशन ये नहीं है कि आप इसको बनाएं। आप कहेंगे ठीक है, आप ताजिक का भी कोई रेप ले लें, आप उज़्बेक्स का भी ले लें, आप हज़ारा का भी ले लें। इवन ईरान इज अ स्पॉइलर, ईरान भी उनके साथ, और रशिया भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस के लिए, क्योंकि ताजिक उस साइड पर उनका फोर्स है। सो यहाँ पर ये ज़रूरत है कि इस वक्त उनको टाइम दिया जाए। अगर उनको पहले एम्ब्रॉयल कर देंगे अपने इकोनॉमिक मुआशी प्रॉब्लम्स के अंदर, तो वो क्या गवर्नेंस करेंगे? वो क्या दुनिया की फिर कहेंगे अमेरिकन दे वांट टू क्रिएट कि जी यहाँ अलकायदा भी आ गए, यहाँ ISIS भी आ गया, अफगान तालिबान ने फेल्ड, ड्रोन मारना शुरू कर देंगे। अगेन द सिचुएशन गोइंग टू बी फर्दर एग्रीवेटेड। सो ये पाकिस्तान उनको कह रहा है, पाकिस्तान को कहना भी चाहिए। आई एम श्योर के कहता होगा। लाइकवाइज इसमें जो चाइना भी उनको ये कह रहा होगा, चाइना को भी थोड़ी चाहते हैं कि दुनिया के, हालांकि इस वक्त आई स्टिल फील हमारे ब्लॉक में अमेरिका को ये भी बताना चाहिए कि जी आपके साथ हम इंगेज रहेंगे, आपसे हम इंगेजमेंट कर रहे हैं, वी वांट द बेस्ट रिलेशनशिप, बट वी हैव अदर अल्टरनेटिव। हमारे पास इस वक्त एक नया ब्लॉक, इस ब्लॉक से बन रहा है हमारे रीजन में। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर नेबर्स। आप पहले अपने हमसाये में तो स्ट्रॉन्ग हो। एक आपका दुश्मन बैठा तो आप बाकी रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, वी टू बी बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, ताकि ये ब्लॉक अगर अमेरिका को पता चले कि ये अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने लगे हैं, देन दे विल अंडरस्टैंड, दे विल डू समथिंग। उससे पहले ये खुद आएंगे भागते हुए। दे विल नेवर लिव अफगान लाइक दिस। इसलिए पाकिस्तान को प्रेशर डालते हैं कि पाकिस्तान चाइना को सबको बताए जी कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, आप अभी रिकग्नाइज करें। बट वी हैव टू बी फर्म इन आवर स्टांस कि हमने पीस के अंदर आपके शराकतदार हैं, हम लड़ाई में हिस्सेदार नहीं है। हम अफगान तालिबान को सिर्फ बता सकते हैं, उनको मजबूर नहीं कर सकते। दे आर द विक्टर्स। हमने उनकी बात सुनी है। और इंडिया अभी भी वहाँ का स्पॉइलर रोल अदा कर रहा है, अमेरिका अभी भी स्पॉइलर रोल अदा कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ से विद्रो किया, इट इज वेरी क्लियर। इंडियन 2-2 जहाज भर के वेपन एमुनिशन के गए हैं और अपने लोगों को निकाल के लाए हैं। पूरा गैर नेशनलिज्म को उन्होंने आम किया हुआ था। अफगान नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने बहुत वेपन एमुनिशन दिया, लेकिन उन सब ने समझ लिया कि अब हमने आपस में लड़ाई नहीं करनी, हमारे फॉरेन बूट्स आर गॉन, सो वी हैव टू लिव टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट इज अ डिफीट ऑफ अमेरिकन एंड द विन ऑफ अफगान पीपल। इसलिए इस वक्त ये प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक हमें अपनी पॉलिसी बड़े अच्छे तरीके से चलानी है। हमें अमेरिका से इंगेज रहना है। दिस इज अ सुपर पावर, बट टेक द सीन इन योर बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक तरक्की करते रहें, ताकि यही हमारी एक फैक्टर है
कि अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, वी विल टेक आवर डिसीजन इन नेशनल इंटरेस्ट, नोबडी विल डिक्टेट अस, एंड दैट शुड बी आवर पॉलिसी स्टैंड। जी समी साहब, आपने सुना है हारिस साहब। अलीना मैं एक सवाल करना चाहता हूँ हारिस साहब से। उन्होंने बड़ी तफसील से बात की। हारिस साहब, मेरा सवाल यह है कि अमेरिका वहां पर मौजूद था अपनी पूरी ताकत के साथ और वो तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन अब हम ये एक जो नैरेटिव है वो बेच रहे हैं कि अभी अमेरिका जो है वो वहां पर, इंडिया और अमेरिका, अब जब वो वहां से निकल गए हैं शिकस्त खा के, तो अब उनमें अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि वहां पर वो सूरत हाल को खराब कर सकते हैं। अगर इतने कैपेबल होते अफगानिस्तान के अंदर वो काबू करने के लिए, जब वो वहां पर मौजूद थे तो वो कर लेते। लेकिन ये जो हम डिले कर रहे हैं रिकग्नाइज करने में अफगान हुकूमत को, जिसकी वजह से वहां पर इमदाद नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो वसाइल अफगान के पास होने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। दुनिया को बात तो ये करनी चाहिए थी अमेरिका से कि तुम ये $10 बिलियन उनके रिलीज करो, और जो तुमने जो अफगान हुकूमत की, अफगान कौम की प्रॉपर्टी है, वो उन्हें आप उनके पैसे दें ताकि वहां पर वो अपने मामलात को चला सकें। वो तो बड़ा इंटेलिजेंटली जंग शिकस्त के बावजूद अब वो आके पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को उसने आगे लगा लिया, और हम यहाँ पर ताल्लुकात बेहतर बनाने के चक्कर में उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। अगर अमेरिका अपनी पूरी माइट के साथ वहां पे नहीं कुछ कर सका जिस वक्त वो वहां पर मौजूद था, तो अब जब चला गया तो अब वो इतनी ताकतवर अमेरिका हो जाएगा कि वहां पे वो अलकायदा को भी फंडिंग कर देगा और दूसरे ग्रुप्स को फंडिंग कर देगा, और इन तालिबान को ये लेंगे वहां पर। ये जो बयानिया है, ये तो एक ऐसा बयानिया है जिसको अकल हारिस साहब तस्लीम नहीं करती। वहां पर वो फौज उनकी मौजूद रही, लीगली ऑफिशियली वो बॉम्बिंग करते रहे, जहाज उड़ा के बगाम एयर बेस से, और वो नहीं वहां पर ग्रुप कोई बना सके तालिबान के खिलाफ। अब जब वो हार के चले गए हैं तो वहां पे ग्रुप बना देंगे, और पाकिस्तान भी अब उन्हीं का काम कर रहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, आपकी जो बात है आप जब कहेंगे तो हम तब उस वक्त रिकग्नाइज करेंगे। देखें, इसमें ये बात है ना समी साहब कि इंडिया, चाइना को भी देखें आप, चाइना को क्या डर है, चाइना को रिकग्नाइज करना चाहिए। सबसे बड़ा उसका इंटरेस्ट है, नॉट ओनली बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्लस गवादर पोर्ट एंड प्लस सी पैक इंटरेस्ट है, वाई ही इज नॉट डूइंग इट। सो पाकिस्तान यही चाह रहा है कि एटलीस्ट चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया या रशिया, ये कम अज़ कम साथ मिल के इकट्ठा रिकग्नाइज करें। आई एम कन्विंस कि इसके ऊपर तमाम ये हुकूमतें आपस में बैठ कर मशवरा कर रही होंगी और तालिबान से भी मुशावरत कर रहे होंगे। ये कंसर्न है, वी डोंट वांट टू बी सिंगल। आप बताएं सऊदी अरब किधर है जो पूरा थ्रू आउट तालिबान को सपोर्ट करता रहा? अच्छा, इसमें मैं हारिस साहब, मुझे इजाजत दें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हारिस साहब, एक सिर्फ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ कता कलामी की। देखिए, चाइना जो है वो अपने जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो अपने मामलात को हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अभी जो कल गुफ्तगू हुई है जो बाइडेन की प्रेसिडेंट शी के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो ताइवान का जो एग्रीमेंट है चाइना के हवाले से अमेरिका का, वो हम बिल्कुल उस पर हम अमल दरामद करेंगे। हम बिल्कुल जो है ना वो जो उनकी मेंबरशिप का मामला, उस पर हम बिल्कुल चाइना को तो करेंगे। चाइना अपने मफादात के लिए सारी चीजें अफगानिस्तान की सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी लेवल पे, हम कोई कश्मीर की बात कर रहे हैं? हमने किसी लेवल पे कोई बार्गेन करने की कोशिश की अपनी इस पोजीशन को? मैं ये कर रहा हूँ कि रूस के अपने मसाइल हैं जो वो अमेरिका के साथ तय कर रहा है अफगान कार्ड इस्तेमाल करता हुआ। ईरान के अपने मसाइल हैं, वो न्यूक्लियर डील पे वापस जाने के लिए उसको अफगान सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा है। चाइना अपने सारे कार्ड प्ले कर रहा है कि इस वक्त वो अमेरिका से जितनी ज्यादा वो क्वाड के हवाले से, ताइवान दूसरे मामला के हवाले से जो रियायत ले सके। बट आर फ्री डूइंग, लेटर लिख रहे हैं कि इनकी बॉडी सच ना हो, इनको आने दिया जाए, ये हमारे हुक्मरान है। क्या हमने कोई कश्मीर के मौजू पर, किसी इशू पर, क्या हमने कोई पाकिस्तान में कोई बार्गेन की है इस सारे इशू पर? हम तो बिल्कुल अंधाधुंध उनके ध्यान बन गए और कहते हैं हाँ जी बिल्कुल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखें, हमें अमेरिका से पहला सवाल यही करना चाहिए कि हमने अफगान तालिबान को कन्विंस करके दोहा में आपके साथ बिठाया, फिर आपको मुआहदा करवाया, फिर इंटर अफगान डायलॉग करवाए, सारी बातें हमने आपकी पूरी की। एंड व्हाट हैव यू डन फॉर अस? आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में ये बात ज़रूर की होगी। हमारे फॉरेन ऑफिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, दी थिंग डू नॉट कम इन पब्लिक, बट ज़रूर बात की होगी व्हाट हैव यू डन फॉर अस। आपने वहाँ 370 35A रिवोक हो गया, कुछ नहीं किया। वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला।
अभी वहाँ पर कमीला हैरिस ने जो बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये और वो कैंप्स है, उसकी बात कर दी, कोई बात नहीं की। सो जब वो आपसे भी बात ही नहीं करने चाह रहे उनके प्रेसिडेंट, आई थिंक द बेस्ट पाकिस्तान है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लें, अमेरिका से इंगेज रखें, चाइना और से डिस्कस इन क्लोज कॉन्टैक्ट रहें, ताकि हम अपने रीजन को एटलीस्ट साथ लेके चलें। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें किसी हालत में भी इस वक्त झुकना नहीं चाहिए। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी कोई अड्डे हैं, कोई गुड बैड तालिबान है, वी हैव आस्क्ड देम, हमें जगह बताएं, वी विल गो एंड टेक एक्शन, बट यू विल नॉट टेक एनी एक्शन, यू विल नॉट कम विद वो तो आरिफ साहब वो तो झूठ बोल रहे हैं। वो तो सारा देखें आरिफ साहब, यहाँ पर अभी उनकी मैं माफी चाहता हूँ, फिर आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि वो तो अभी जो हेयरिंग हो रही है, जो आज शुरू हो रही है और अगले 6-7 दिन रहेगी, उसमें वो हमेशा वो रोजाना पाकिस्तान पर नए नए इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, मेरा एक सिर्फ सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त एक सिचुएशन है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि वो रेफरेंडम करवा ले इस बात पर, कौन से वोट ले ले, कौमी असम्बली से वोट ले ले कि अफगान हुकूमत को, तालिबान को रिकग्नाइज करना चाहिए कि नहीं? व्हाट इज विल ऑफ द पीपल? हम कहते हैं ना, यूनिटी के साथ हमें काम होना चाहिए। ठीक हो गया समीर साहब, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस सवाल का जवाब लेंगे प्रोग्राम में, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे हारिस साहब से रेफरेंडम के हवाले से, वो कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। जी हारिस साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक मुश्किल सिचुएशन है तो हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम है, हम रेफरेंडम में जा सकते हैं। हुकूमत को इस वक्त एक ऐसा मसला जो बड़ा, जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, हम एक बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन पे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अफगानिस्तान में अमन हो, सी पैक आएगा, पाकिस्तान जो करना चाह रहा है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, चाइना के साथ मिलके, उसमें हमें मिलेंगे। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए ये एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा कि वो रेफरेंडम करवा लें आम आदमी की राय जानने के लिए, कौमी असम्बली के अंदर ले आए? चले कौमी असम्बली के अंदर बहुत पॉलिटिकली डिवाइडेड माहौल है इस वक्त, जो है ना, वो नून लीग की अपनी बात है, हुकूमत की अपनी बात है, वो नहीं किसी से बात करना चाहते। तो अवाम के पास एक डायरेक्ट सवाल कर दिया जाए, पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर वो अवाम की राय ले सकते हैं, तो क्या ये एक बेहतर हिकमत अमली नहीं होगी कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, और अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे कल जान लें? देखिए समी साहब, बात यह रेफरेंडम में पीपल ऑफ पाकिस्तान जनरली डोंट अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशंस। यस, नेशनल असेंबली का जॉइंट सेशन इज द राइट फोरम, जिसमें डिबेट के बाद वी शुड हैव अ जॉइंट रेजोल्यूशन अबाउट अफगानिस्तान एंड अबाउट पाकिस्तान टेकिंग वट एवर स्टैंड अगेंस्ट अमेरिकन्स, नंबर 1। इसके बाद अनदर फोरम इज देयर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, everybody sit and they discuss all threat perception, Afghanistan situation, Kashmir situation, what can be outcome, what can be the after effects of American से जो हम election जा रहे हैं, how we to remain engaged, everything is sorted and then we take a decision. I would go to an extent कि अभी जो डिप्टी इनकी सेक्रेटरी अंडर स्टेट आ रही हैं, पाकिस्तान को ये भी बताना चाहिए कि what all we have done for you and what you are doing, what you have said। इस दफ़ा तो हम किसी हालत में पाकिस्तान को अबंडन नहीं करेंगे। पाकिस्तान हैज डन ट्रमेंडस जॉब फॉर अस, और अभी आप फिर वही डू मोर की बात और उसके बाद क्वेश्चन प्रेशर डालने की बात, तो आई थिंक ये चीज़ें इस तरीके से हम ज़रूर कर सकते हैं। सेकंड एक और है कि देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने आई वुड से मैंडेट दिया है एग्जिस्टिंग फेडरल गवर्नमेंट को टू टेक सर्टन डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये अवाम का मैंडेट इनके पास है। ये अगर नेशनली में जाते हैं, वेल एंड गुड, नाइस, but then it is onus on them also because they are responsible. They have to take the interest, their decision in best national interest of Pakistan. ये इनकी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ चीज़ों में आप आवाम से, अवामी नुमाइंदों से पूछते हैं, कुछ चीज़ों में
knowing pros and cons, because you understand, you are dealing with everyone, you take independent, strong decision जो मुल्क के लिए बेहतर हो. I think these all options are available हुकूमत पाकिस्तान के पास. जी समी साहब. जी ठीक है, बिल्कुल हारिस साहब की बात बिल्कुल ठीक है. जो भी फौरन वज़ीर आज़म साहब चुने, बट दिस इज हाई टाइम कि ही शुड टेक ए डिसीजन. दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज अबाउट. और ये सिर्फ जो देखिए वज़ीर आज़म साहब ने माजी में भी बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ एक भरपूर स्टांस लिया है. ये जो कुछ भी हो रहा है, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, पहले दिन से इस हुकूमत की ये प्रॉब्लम है कि टीम जो है वो वैसी नहीं है जैसा इमरान खान साहब सोचते हैं. ये जो अपोलोजेटिक एटीट्यूड्स हैं, मैं अभी भी इस बात पर कन्विंस हूँ और कायल हूँ कि जब तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस्लामाबाद से मिलेगी को वो बुलडोजर्स की तरह वो बढ़ते जाएंगे. ये बिल्कुल डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं. और इनके जो साथी हैं वो वहां पर एक ऐसा नैरेटिव देते हैं कि हो बड़ा अजीब बड़ी सफारतकारी समझ के करनी पड़ेगी. अमेरिका अपने मफादात से हटके कोई सफारतकारी नहीं करेगा. दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट दे वांट टू अचीव. और उसके लिए उनको बंदे मारने पड़े, उनके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार होते हैं. इंडिया ने जो कत्लो गारत किया मुसलमानों की कश्मीर में, एक क्रिमिनल साइलेंस है अमेरिकन कॉन्शियस पे, वो उसको अपना फ्यूचर करार देते हैं. हमारे इंडियन पॉलिसीज को वो कहते हैं, मोदी को वो अपना भाई करार देता है जो बाइडन. तो ये जब तक आप एक वो नई मसल अपने दिखाएंगे डिप्लोमेटिकली, मैं कोई बात नहीं ये कर रहा कि आप कोई अमेरिका पे चढ़ दौड़े, लेकिन यू हैव टू कॉल स्पेड स्पेड. जब तक आप ये नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा. और ये वज़ीर आज़म साहब के पास एक चॉइस है. ही शुड टेक दिस ऑप्शन, ही शुड गो टू द मासेस, ही शुड गो फॉर द रेफरेंडम. और बिल्कुल जो एक अवामी ताइद है, जो एक अवाम का फैसला है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो फैसला करें वो उसको आगे लेके चले. ना अमेरिका की सुने, ना यूरोप की सुने, ना किसी की सुने, पाकिस्तान के अवाम की सुने, क्योंकि वो असल स्टेक होल्डर. चलिए समी साहब, अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं. मेरे ख्याल में चेयरमैन नैब के हवाले से और जो नैब का ऑर्डिनेंस आया है, मैं चाहूँगी कि आप उस पर कमेंट कर दें, फिर मैं सिद्दीक साजिद की तरफ आऊँगी. जी देखिए, नैब का जो ऑर्डिनेंस है ना, ये आज जो कुछ भी हुआ है, अब उसमें वो पार्लियामेंट के पास ये ताकत थी कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलार के पास. अब उसमें बीच में आपने सदर साहब को आप ले आए हैं. लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि नया जो है ना चेयरमैन नैब वो अभी ना आए और जो मौजूदा चेयरमैन है उनको आगे उनका सफर जो है वो आगे चलवाया जाए. इसके अलावा और इसकी कोई वो बात नहीं है. हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ बात करेंगे, कंसल्टेशन कराएं. और प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उनका भी वो बढ़ा दिया, यानी चेयरमैन नैब से इख्तियारात. ये माजी में ये डिमांड रही है अपोजिशन की कि चेयरमैन नैब के पास से इख्तियारात ले लिए जाएं, वो जो वारंट जारी करने से इख्तियारात हैं वो ले लिए जाएं. अब वो प्रोसिक्यूटर को दिए जा रहे हैं. और अब सदर साहब कंसल्टेशन कराएंगे ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन को उससे निकाला जाएगा. ये क्या ऑर्डिनेंस लिखे आ रहे हैं? ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ. आप एक बेवकूफ पुतू बना रहे हैं. यानी बिजनेसमैन को और जो एग्जेक्टिव वाले आपके ओहदेदार एहलकार उनको आप निकाल रहे हैं. और दूसरी तरफ अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो कायदे इख्तिलाफ में अपोजिशन सेनेट में, वो इतनी एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं. और फिर शेख रशीद साहब में इतनी हिम्मत है, वो फरमाते हैं कि जी इनका नाम तो 2010 में नून की हुकूमत ने डाला था. तो शेख साहब मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत में तो और भी बहुत सारे काम किए थे, वो सारे के सारे काम मान लेना फिर आप. ये एक यानी ये पता क्या है, ये जैसे हम पढ़ते थे ना बचपन में, टूट में खीर पकाई, ये ऐसा लगता है जैसे बस बच्चे हैं जो मस्ती करते रहे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है. चलिए सिद्दीक साजिद साहब से पूछते हैं कि टोट बटोट की खीर के बारे में वो क्या बोलते हैं. जी सिद्दीक साजिद साहब आप फरमाएं, आप क्या कहते हैं इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? सीधे जी उन्होंने पर काट दिए हैं नैब के, उसको तोसी देकर ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस के तहत उसको तोसी मिल गई. बिल्कुल एक तरह का बेकार किस्म का बेदारा बना दिया है. अब आप देखें ना उसके आखिर पे जो 23 सफ़ात के मुश्तमिल एक ऑर्डिनेंस है, जो इसके आखिर पे क्या लिखा गया है कि वफाकी कबीना, सूबाई कबीना, तमाम कमेटियाँ, सब कमेटियाँ, ECC, मुश्तरका मफादात कौंसल, ECNC, NFC के फ़ैसले, किसी भी बॉडी, फिर कॉरपोरेशन अथॉरिटी या मालियाती इदारों के बोर्ड्स के फ़ैसलों पर भी इसका इतलाक़ नहीं होगा. तो पीछे क्या रह गया? आम लोगों के छोटे छोटे मामला. और ये फिर प्रोसिक्यूटर जनरल और उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर
कहा गया जी वो आज़ादाना एडवाइस दे सकेंगे चेयरमैन को। कौन सी आज़ादाना एडवाइस देंगे जी? सीधी सीधी एडवाइस देंगे कि ये बनता ये नहीं बनता। तो अब वो जस्टिस जुवैद इकबाल साहब एक ऑनरेबल जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको खुद ही चाहिए कि अगर वो इस किस्म का इदारा चलाना चाह रहे हैं जिसमें उनके पास कुछ भी नहीं है अब, तो मेरे ख्याल में उनको खुद ही इनकार कर देना चाहिए इस आर्डिनेंस के तहत। और ये अभी देखें ना, इस पे वो अपोजिशन को कायल करेंगे। ये आर्डिनेंस अब जब भी कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास होगा उसमें ये पेश होगा, इसको फिर एक बिल की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। अपोजिशन को भी ये साथ बैठाने की कोशिश करेंगे कि देखें जी हमने नैब के इख्तियारात तो कम कर दिए हैं, अब एक नया काम शुरू कर दिया जी, वो सदर ममलकत करेंगे जी मशावरत वज़ीर आज़म से और अपोजिशन लीडर से। अभी वो कल परसों खत जाएगा सदर साहब की जानब से, तो मामला तो और एक वज़ीर से पूछा गया कि इसका कोई टाइम है कि कितनी देर में मुशावरत हो जाएगी और सदर साहब कब आगाज़ करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया इसके बारे में तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जो एक खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को इतने ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं, उसका एक मसला ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ये समझते हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो बहुत सी चीज़ें उनकी जानते हैं, तो उनके लिए ख़तरा भी हो सकते हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।